हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप एकदम फिट एंड फाइन होंगे। और बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 12 और आज का हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हम बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, ये क्यों यूज होता है और किस किस फॉर्म में, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों के हमारे सामने एक ऐसा सर्किट होगा कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज है। मतलब इतने डिफरेंट अरेंजमेंट में हम व्हीटस्टोन ब्रिज को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कई बार हमें समझ में नहीं आता अगर हमें ना पता हो कि भाई व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे भी बनाया जा सकता है, व्हीटस्टोन ब्रिज को ऐसे भी बना सकते हैं। तो अगर हमें वो सारे उसके अरेंजमेंट पता हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे ऐसे भी बन सकता है, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम आसानी से सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट में बच्चों हम पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू व्हीटस्टोन ब्रिज मीन्स आपको ऐसा भी सर्किट गिवन हो सकता है कि उसके अंदर एक ही सर्किट के अंदर दो व्हीटस्टोन ब्रिज के मतलब आपको दिए हों, ठीक है। तो आज ओवरऑल हम व्हीटस्टोन ब्रिज पर बात करेंगे और बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है, और बहुत छोटा भी है। कोशिश करेंगे इसको मतलब छोटा करने की, ठीक है ना। और ऐसे छोटा नहीं कि मतलब कि चीज़ों को स्किप कर करके, नहीं, कोशिश ये करेंगे कि हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज की सारी बातें आएँ और लेक्चर भी हमारा छोटा हो, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है बच्चों की व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका जो नाम है बड़ा परेशान करता है बच्चों को। कई बार क्या बच्चे कंफ्यूज से हो जाते हैं, है ना, वो संधि विच्छेद कर देते हैं इसका, व्हीट प्लस स्टोन और प्लस ब्रिज, है ना। तो व्हीट माने होता है गेहूं, अगर हम हिंदी में बात करें तो व्हीट माने गेहूं, स्टोन माने पत्थर होता है, ब्रिज माने पुल होता है। अब बच्चा सोचेगा यार गेहूं पत्थर पुल क्या सेंस है इसका, नहीं सही है। तो व्हीटस्टोन पूरा नाम था चार्ल्स एफ व्हीटस्टोन। तो व्हीटस्टोन एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने इस सर्किट को डिज़ाइन किया था, जिन्होंने इस सर्किट के बारे में सोचा था, ठीक है। तो उनका तो ये नाम लिया गया व्हीटस्टोन। और ब्रिज वर्ड इसमें क्यों आ रहा है, ये अभी हम जब पढ़ेंगे तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा कि इसमें ये ब्रिज वर्ड क्यों आता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज, सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि है क्या। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इट इज a circuit, it is a circuit containing four resistances, one of them is unknown, and its value is calculated in terms of known three resistances, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये सिंपली बच्चों एक सर्किट होता है जिसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं और उन 4 रेजिस्टेंस में से 3 हमको पता होते हैं और एक हमारे लिए अननोन है, मतलब जिसकी वैल्यू को हम पता करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अगर हमसे कोई पूछे भाई कि व्हीटस्टोन ब्रिज का काम क्या है, ये तो मैंने बताया क्या है, ये तो मैंने आपको क्या बताया कि जवाब किस क्वेश्चन का जवाब दिया है मैंने कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ सर्किट कंटेनिंग 4 रेजिस्टेंसेज, वन one resistance is unknown and its value is calculated in terms of known 3 resistances। ये तो है आपका कि क्या है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज साहब ये है। अब मान लो कोई पूछता है भाई कि व्हीटस्टोन ब्रिज का काम क्या है
है ना। इससे हम करेंगे क्या, तो आप सिंपल एक वन लाइनर आंसर दें, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट अननोन, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस। इसका काम है कि हम इसकी हेल्प से किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब साहब जो आपको सर्किट, जो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो फेमस जो सर्किट है ना, मतलब फेमसली जिस रूप में वो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिखाई देगा, तो वो सर्किट होता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का कुछ इस तरह से। एक रेजिस्टेंस ये हो गया साहब, और एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस आपका ये हो गया, और एक रेजिस्टेंस अब आपका ये हो गया, ठीक है। अब मान लो ये है आपका ए, ये बी, ये सी और ये आपका डी, क्लियर। ये आपकी एक जंक्शन हो गई, ये आपकी एक जंक्शन हो गई। इन दोनों जंक्शन के बीच में यहाँ पर सपोज हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और ए और सी को हमने कनेक्ट कर दिया साहब किसी सेल या बैटरी से, ठीक है। तो ये जो आपके सामने बच्चों सर्किट बन रहा है, बना हुआ है, ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। सपोज ये जो रेजिस्टेंस है आपका ये P है, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है ये Q है, ये वाला रेजिस्टेंस R है, और ये वाला रेजिस्टेंस सपोज S है, ठीक है। और लेट कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, मतलब हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, और बाकी PQR की वैल्यूज हमको पता है, ठीक है। अब साहब आगे बढ़ते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चों दो टाइप के हो सकते हैं। व्हीटस्टोन, बहुत इजी टॉपिक है ये। व्हीटस्टोन ब्रिज आपके कैन बी ऑफ टू टाइप्स। पहला बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, और दूसरा होता है बच्चों अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज एंड अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर हम बोर्ड लेवल पर बात करें बच्चों, तो बोर्ड लेवल पर आपसे जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज पूछा जाएगा तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज आपका बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, ठीक है। अनबैलेंस्ड की बात वो नहीं करेगा, क्लियर। लेकिन हाँ, अगर जेई लेवल पर और एडवांस लेवल पर हम बात करें तो फिर वो अनबैलेंस्ड की ही बात करेगा फिर, ठीक है। तो लेकिन बोर्ड वाले बच्चे टेंशन फ्री रहें, बोर्ड में केवल हम किसकी बात करता है, वो केवल बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की, ठीक है ना। अब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, ये समझिए। अच्छा, पहले बैलेंस्ड का मतलब समझते हैं। बैलेंस का मतलब बराबर होना, सिंपल सी बात है ना। जैसे बैलेंस होती है ना तराजू, ठीक है। तो तराजू में हम कोई चीज़ मान लीजिए मेजर कर रहे हैं, तो एक तरफ हमारा वेट रखा हुआ है, एक तरफ जो भी चीज़ हम में मतलब तोल रहे हैं वो है। तो जब वो दोनों उसके जो पेंस हैं तराजू के दोनों पेंस जब एकदम बराबर होते हैं, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, तो हम कहते हैं कि वो जो तराजू है वो एकदम बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड का मतलब दोनों चीज़ें इक्वल है, मतलब जितना वेट है उधर जो भी कोई चीज़ रखी हुई है तोलने वाली, तोलने के लिए वो एग्जैक्टली उतनी ही है जितना वेट है, मतलब बोथ आर इक्वल, क्लियर, बैलेंस्ड। तो यहाँ पर भी वही सेंस है बच्चों बैलेंस्ड का। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज और अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, अब सुनिए। तो अब ये जो ब्रिज वर्ड आता है, आपको ये भी पता चलेगा कि ये ब्रिज वर्ड क्यों आता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है बच्चों कि जब यहाँ से इस सेल का काम होता है करंट देना, तो ये साहब यहाँ से करंट दी सेल ने आई। अब यहाँ पर ये बच्चों जंक्शन है, समझ रहे हैं आप। अब जंक्शन पर अभी हम पीछे KCL और KVL पढ़ के आ चुके हैं, तो वो हमने क्या पढ़ा था, जंक्शन पर करंट डिवाइड होती है। तो मान लो कि कुछ करंट गई इधर I1 और कुछ करंट चली गई साहब इधर I2। अब आगे फिर ये जंक्शन आ गई B, है ना। तो कुछ करंट इधर जाएगी और कुछ करंट इधर जाएगी।
अब यहाँ पर बच्चों क्या है, पॉसिबिलिटी है कि सपोज अगर इस ब्रांच में करंट जो गैल्वेनोमीटर वाली करंट है, मान लो उसमें करंट है आई जी, जी फॉर गैल्वेनोमीटर, तो अगर उसमें करंट नहीं गई, जीरो करंट है मतलब, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी I1 किस में चली गई, Q में चली गई, ये होगी आपकी I1, और इधर ये I2 पूरी की पूरी किस में चली गई, S में, और यहाँ पर ये I1 और यहाँ ये I2 दोनों जंक्शन C पर मीट हुई और I1 और I2 मिलके दोनों वापस क्या हो गई, टोटल करंट I। ठीक है, मीन्स अगर गैल्वेनोमीटर, जिस ब्रांच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो है, मतलब डिफ्लेक्शन जीरो है, इसका मतलब उसमें करंट गई नहीं है, उसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो अगर गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में करंट जीरो है तो उस व्हीटस्टोन ब्रिज को बच्चों हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसे? बहुत सिंपल लॉजिक है बच्चों। करंट को फ्लो होने के लिए दो पॉइंट्स के बीच, मान लीजिए एक पॉइंट है ये A और एक पॉइंट है ये B, और इन दोनों के बीच हमने कोई ये मेटल वायर कनेक्ट कर दिया, तो A से B या B से A करंट तभी फ्लो होगी जब A और B के पोटेंशियल्स में डिफरेंस होगा, मतलब देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? तो करंट के फ्लो होने के लिए क्या चाहिए हमें, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि भाई बैलेंस्ड अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है तो B इस वाली ब्रांच में, मतलब गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। इसका मतलब तो ये है कि जितना पोटेंशियल B का है, मान लीजिए ये पोटेंशियल है VB और ये D है आपका, ठीक है, और D पॉइंट का पोटेंशियल है VD, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि VB पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B इक्वल है आपका पोटेंशियल ऑफ पॉइंट D, जिससे कि उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। हाँ या ना भाई, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, इसका मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। अब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कब होगा, जितना B का हो उतना ही D का हो, मतलब दोनों बराबर, दोनों बराबर, और बराबर बोले तो बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड कहने का सेंस समझ में आया, मतलब अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, इट मींस इस पॉइंट B के और इस पॉइंट D का पोटेंशियल बैलेंस होगा, बराबर होगा। इट मींस B और D के बीच में अगर आप कोई रेजिस्टेंस लगा देते हैं, कोई गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। आर यू गेटिंग और नॉट? आई होप यू गॉट इट। ठीक है, बैलेंस्ड मतलब दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल बराबर हैं। अब सपोज करो बच्चों, अगर ये दोनों पॉइंट के बीच क्या कनेक्ट है, गैल्वेनोमीटर, और ये गैल्वेनोमीटर ही तो हमको ये डिसाइड कर रहा है भाई कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है या नहीं है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, हमें क्या पता चल रहा है कि उसमें करंट जा भी रही है या नहीं जा रही है, तो कौन बता रहा है, गैल्वेनोमीटर। कहने का मतलब ये इन दोनों के बीच लाइक जैसे एक रिवर है, कोई नहर है ना, और उस पर क्या बना है आपका, ब्रिज बना हुआ है, पुल बना हुआ है, तो वो दो किनारों को क्या कर रहा है, जॉइन कर रहा है और आपको यहाँ से वहाँ पहुँचाता है। कहने का मतलब ये जो पॉइंट B और पॉइंट D के बीच जो ये गैल्वेनोमीटर है, ये एक ब्रिज का काम कर रहा है, एक सहारे का काम कर रहा है, जो आपको ये बताता है कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है भाई ये बैलेंस्ड है या नहीं। अगर इसमें करंट जीरो है तो बैलेंस्ड है, आपको वो बता देगा कि B और D के पोटेंशियल्स इक्वल हैं। अगर ये बैलेंस्ड नहीं है, मतलब इस ब्रांच में करंट जाएगी, इट मीन्स B और D के पोटेंशियल्स इक्वल नहीं है, अलग अलग हैं। ठीक है, तो ब्रिज वर्ड आया है वहां से कि जो गैल्वेनोमीटर है ये B और D के बीच एक ब्रिज का काम कर रहा है। ठीक है, अब अनबैलेंस्ड आप समझ ही गए होंगे। अनबैलेंस्ड का मतलब B और D के पोटेंशियल से इक्वल नहीं है, और अगर B और D के पोटेंशियल से इक्वल नहीं है तो इसका मतलब IG जीरो नहीं होगी, फिर तो कुछ ना कुछ करंट उसमें जाएगी। तो अनबैलेंस्ड का मतलब है कि IG मतलब गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में जो करंट होगी इज नॉट इक्वल टू जीरो। सिंपल, ठीक है ना। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम निकालते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली अभी ये पढ़ना है बैलेंस्ड, ठीक है ना। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए क्या कंडीशन है, मतलब जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा, या यूं कहिए, ज़्यादा घुमाइए मत,
ऐसे समझिए कि कोई भी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कब होगा, हमें वो कंडीशन निकालनी है अब, ठीक है ना। तो अब हम कंडीशन निकालते हैं और मैं अब यहां पर हेडिंग डालूंगा आपका कि बैलेंस्ड कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है साहब। अब साहब देखिए बहुत सिंपल है, आप यहां पर देखिएगा अप्लाई KVL इन लूप, अप्लाई KVL इन लूप ABDA, अप्लाई KVL इन लूप ABDA, ABDA। तो जब हम A से B जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस है हमारा P और उसमें करंट है I1, और A से B जब जा रहे हैं बच्चों तो हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, देखिएगा करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो नेगेटिव लिया जाएगा IR, है ना। तो ये हो जाएगा आपका -PI1, ठीक है। फिर आएंगे साहब हम B से D, तो B से D तो करंट है ही नहीं, है ना, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कोई ना रेजिस्टेंस है ना कोई सेल है, इसमें करंट 0 है। तो B से D गए कुछ नहीं। अब साहब जाएंगे हम D से A, तो D से A रेजिस्टेंस है R और उसमें करंट है I2, और करंट के अपोजिट चल रहे हैं हम, ध्यान से देखिए करंट के अपोजिट चल रहे हैं तो IR पॉजिटिव लिया जाएगा, तो प्लस RI2 इक्वल टू 0। भाई KVL क्या कहता है, किसी भी लूप में जितने पोटेंशियल डिफरेंस होंगे उन सब का सम 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हमने दो पोटेंशियल डिफरेंस थे, दोनों का सम जो है वो इक्वल रख दिया 0 के। अब यहां से आप देखेंगे PI1 इक्वल टू हो जाएगा साहब आपका RI2, और ये हो गया साहब हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब सेम आपकी दूसरी लूप है, अप्लाई KVL इन लूप BC, ये आपका C BCDB, ठीक है। तो यहां पर करेंगे अप्लाई KVL इन लूप BCDB, अप्लाई KVL इन लूप BCDB। तो B से C जब जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस है Q और करंट है उसमें I1, और हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, आप ध्यान से देखें तो IR नेगेटिव लिया जाएगा, तो रेजिस्टेंस Q, करंट है उसमें I1 और करंट की डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव। फिर साहब हम पहुंचे C से D, C से D गए तो रेजिस्टेंस है S और करंट है उसमें I2, ठीक है, और करंट के अपोजिट चल रहा है, देखें आप करंट जा रही है D से C और हम जा रहे हैं C से D, तो ये हो जाएगा साहब प्लस SI2 और इक्वल टू 0, क्योंकि जब D से A जाएंगे तो उस ब्रांच में तो करंट है ही नहीं, क्लियर, सेल कोई है नहीं, ठीक। अब साहब ये हो जाएगा आपका QI1 इक्वल टू SI2, और ये हो गया साहब आपका इक्वेशन सेकंड, क्लियर, इक्वेशन सेकंड। अब सिंपल है, दोनों इक्वेशन आ गए। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने मतलब देखो आनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन बच्चों मन में, ठीक है ना। जिस दिन इस तरह के क्वेश्चन क्रिएट करना सीख लोगे समझिए कि आपके लिए फिजिक्स आसान होती जा रही है। अब भी हो सकता है आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा हो कि सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ दो इक्वेशन बनाने हैं। तो ये बात मैंने आपको, अगर आपने KVL और KCL वाला लेक्चर आपने अगर देखा हो तो मैंने ये बात वहाँ आपको समझाई भी है कि ये मैथमेटिक्स का रूल है। आप इसे मैथमेटिक्स का रूल समझिए कि आपके पास किसी प्रॉब्लम में, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जितने नंबर ऑफ अननोन्स हैं आपको उतनी ही इक्वेशंस चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पर दो अननोन हैं, एक I1 है और एक I2 है, तो मुझे दो इक्वेशन चाहिए। तो
एक लूप से मुझे एक इक्वेशन मिलता है, तो एक बार मैंने केवीएल लगाया इस लूप में, एक बार एक केवीएल लगाया मैंने इस लूप में, तो मेरे पास 2 इक्वेशन आ गए। समझ रहा है नहीं समझ? हर चीज का लॉजिक होता है, हर चीज का, ठीक है। अब साहब, अब इसको ये आपने कर लिया होगा, इसे मैं रब कर देता हूं, ठीक है। अब साहब, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन 2, ठीक है। जो इक्वेशन फर्स्ट आया है उसको इक्वेशन 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा साहब हमारा Pi1 अपॉन Qi1 इक्वल टू Ri2 और अपॉन में बच्चों Si2, I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो ये बचा साहब हमारा P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ये आ गया साहब। इट मीन्स क्या मतलब निकला है इसका बच्चों? इसका मतलब ये निकला कि दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब जब इन चारों रेजिस्टेंसेज में, इन 4 रेजिस्टेंसेज में जब ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ये 4 रेजिस्टेंसेज P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, तो समझ जाइए कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो आपका कौन सा वाला है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्लियर? क्या P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। अभी इसको भी नहीं रटना है आपको एक ऐसा मतलब जुगाड़ दूंगा, एक ऐसी ट्रिक दूंगा कि रटने का चक्कर ही खत्म है। मतलब आपको क्या समझना है, ये लॉजिकल है हर चीज, ठीक है ना। तो ये रटना नहीं है कि P अपॉन Q, अब रट लिया, चलो मान लिया आपने P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, ठीक है। अब रट लिया कि P इधर था, Q यहाँ था, R यहाँ था, S यहाँ था, तो जरूरी थोड़ी है, हो सकता है वो ये P कर दे, इसे Q कर दे, इसे S कर दे, इसे R कर दे, पूरी कायनात ही चेंज कर दे, फिर क्या करेंगे आप? बोले यार अब कैसे करें हम, हैं भाई? ये मान लीजिए ये P कर दिया, ये Q कर दिया, तो ये थोड़ी करोगे P अपॉन Q, नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमें तो कंसेप्चुअली करना है कि आखिर ये रिलेशन है क्या, है ना। तो बच्चों ये कंडीशन निकल के आई बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की। अब देखिए इसको समझना है क्या है बच्चों। जैसे हम सपोज करो मैं एक स्क्वायर लेता हूं, तो स्क्वायर में एक साइड है ये 1, एक साइड है ये 2, एक साइड है ये 3 और एक साइड है ये 4, है ना। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है कि 2 साइड जो एक कॉमन पॉइंट पर मीट कर रही हैं, मतलब 1 और 2 यहां मीट कर रही हैं, तो ये एडजेसेंट साइड हो गई, ठीक है ना। 2 और 3 यहां मीट कर रही हैं, ये दोनों एडजेसेंट हो गई साहब। 3 और 4 ये यहाँ मीट कर रही हैं, तो 3 और 4 एडजेसेंट हो गई। 1 और 4 यहाँ मीट कर रही हैं, तो ये भी एडजेसेंट हो गई। तो एडजेसेंट का सिंपल मीनिंग है 2 लाइन जहाँ 2 लाइन जो एक कॉमन पॉइंट पर मीट करती हैं, दे आर एडजेसेंट। सिमिलरली ये P रेजिस्टेंस है ना, और ये आपका R रेजिस्टेंस है, ये दोनों इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं एक कॉमन पॉइंट पर, तो P एंड R बोथ आर एडजेसेंट, ठीक है। सिमिलरली P एंड Q आर एडजेसेंट, ठीक है। सिमिलरली Q एंड S आर एडजेसेंट, क्योंकि ये दोनों यहां मिल रहे हैं, और R और S भी क्या है, एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। तो आपको जो ये रूल याद रखना है, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। अब इसको रटना नहीं है, अब आपको याद क्या रखना है वो समझिए। द रेशियो ऑफ 2 एडजेसेंट रेजिस्टेंसेस, ठीक है बच्चों। मैं यहां लिख रहा हूं, अब आप इसको नोट कर लें। मैं यहां लिख रहा हूं द रेशियो ऑफ 2 एडजेसेंट रेजिस्टेंसेज, the ratio of 2 adjacent resistances is equal to the ratio of other 2 adjacent resistances। आप ये याद रखिए कि कोई भी 2 एडजेसेंट रेजिस्टेंसेज का रेशियो
बाकी दो एडजेसेंट रेजिस्टेंसेज के इक्वल होगा ऑलवेज इन केस ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखिए, अब आप आराम से समझ जाएंगे। देखिए, आपको कुछ नहीं पता, ये नहीं पता आपको, बस आपको पता है कि कोई भी दो एडजेसेंट रेजिस्टेंस पकड़ लो, उनका जो रेशियो होगा वो बाकी जो दो एडजेसेंट रेजिस्टेंस है उनके इक्वल होगा। जैसे मान लो किसी बच्चे ने पकड़ लिया ये कि भाई ये और ये दोनों एडजेसेंट हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका P अपॉन R एडजेसेंट का रेशियो। अब इन दोनों के अलावा कौन से एडजेसेंट हो गए, Q और S, तो P अपॉन R इक्वल टू Q अपॉन S। अब आप देखिए ये रिलेशन इससे भी तो आ सकता है। देखिए P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S है, R को इधर ले आओ, Q को इधर ले जाओ, तो हो तो गया P अपॉन R इक्वल टू Q अपॉन S। ठीक है, मान लो एक बच्चा बोला कि साहब मैं तो ऐसे करूंगा कि R अपॉन S, ठीक है, R अपॉन S, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट है। अब ये दोनों एडजेसेंट है तो ये दोनों एडजेसेंट हो गए, तो R अपॉन S इक्वल टू P अपॉन Q। बिल्कुल ये भी हो सकता है ना। एक बच्चा बोला साहब मैं तो ऐसे करूंगा P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, तो वो तो आपके सामने लिखा हुआ ही है। तो कहने का मतलब ये चीज रटने की नहीं है, आपको क्या है, रूल याद रखना है कि कोई भी दो एडजेसेंट रेजिस्टेंसेज का रेशियो बाकी दो एडजेसेंट रेजिस्टेंसेज के इक्वल होगा। कब, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में होगा। सो दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो बच्चों अब आगे हम देखते हैं, पढ़ेंगे कि अब व्हीटस्टोन ब्रिज की जैसे ये फॉर्म है एक, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज को हम इस तरह से बना सकते हैं। अब व्हीटस्टोन ब्रिज की कितनी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। आपको एक फॉर्म दी होगी और आप सोचेंगे कि यार ये क्या बला आ गई, और वो हकीकत में होगा क्या, एक व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। तो अब व्हीटस्टोन ब्रिज की कौन कौन सी डिफरेंट फॉर्म हो सकती हैं वो पढ़ते हैं। तो बच्चों अब है हमारा डिफरेंट और अल्टरनेटिव सर्किट अरेंजमेंट्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि व्हीटस्टोन ब्रिज को हम डिफरेंट वे में डिफरेंट अरेंजमेंट्स में डिजाइन कर सकते हैं। तो जैसे ये अभी आपको जो मैंने आपको समझाया था, ये चिर प्रचलित मतलब अरेंजमेंट है रेजिस्टेंसेज का व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, R1, R2, R3, R4 और ये आपका R5। ठीक है, ये वो रेजिस्टेंस है जो हमने गैल्वेनोमीटर की जगह पर लगाया है, मतलब इसमें करंट जीरो होगी, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। तो इस तरह का अगर आपको कोई सर्किट गिवन है तो आप समझ जाइए। और हाँ, वन मोर थिंग, मतलब ब्लाइंडली नहीं देखना है, मतलब R1 अपॉन R2 इक्वल होना चाहिए R3 अपॉन R4 के। अगर ये रिलेशन है तो समझ जाइए ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। समझ रहे नहीं समझ रहे? अच्छा, यही सर्किट आपको ऐसे बना के दे सकता है वो, है ना, ये R1, R2, R3, R4, ये आपका R5। तो ये R5 कौन सा वाला है, ये M और N पॉइंट वो हैं जो गैल्वेनोमीटर से ज्वाइन होते हैं, मतलब जिस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रही है, तो ये M और ये N। इसका मतलब इस तरह से अगर आपको कोई सर्किट गिवन है तो उसमें ये वाला जो रेजिस्टेंस होता है इसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट। क्लियर, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। इसी व्हीटस्टोन ब्रिज को हम थोड़ा सा वो मॉडिफाई करेगा, वो ऐसे भी बना के दे सकता है। तो वो तो सिंपल वही है, बस फर्क इतना कर दिया है कि थोड़ा सा मॉडिफाई किया है ना। ये R1, ये R2, ये R3, ये R4 और ये R5, M और N के बीच में ये R5 क्या हो जाएगा, अगर ये व्हीटस्टोन मतलब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो R5 क्या हो जाना है, कैंसिल। ठीक है, ये आपका A, ये आपका B, मतलब A और B ये दोनों के बीच बैटरी कनेक्ट है ना, और ये N और M के बीच में ये R5 कनेक्ट है ना, और R1, ये R2, ये R3, ये आपका R4। इस तरह से भी आपको सर्किट अगर गिवन है तो समझ जाइए वो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, अब R1, R2, R3, R4, R5, तो ये M और ये N, तो M और N के बीच में जो कनेक्ट है आपका ये R5, यहाँ पर ये यूजलेस है, नेगलेक्ट कर देंगे। और इसको अगर इधर पलटी मरवा देते हैं, इसको अगर इधर पलटी मरवा देंगे तो R1, R2, R4 क्या बन गया, ये व्हीटस्टोन ब्रिज। बस कहते हैं ना वो थोड़ा सा सूरत चेंज करेगा उसकी और आपको लगेगा कि यार ये क्या हो गया। तो अगर इन सारी डिजाइन्स को, इन सारी सर्किट्स का अगर आप फोटो मन में ले लेते हैं, हर वक्त माइंड में रखते हैं कि अगर इस तरह से सर्किट गिवन है तो एक बार चेक कर लें कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है। ठीक है, तो
आपके 6 भी हो सकते हैं रेजिस्टेंस, R1, R2, R3, R4, R5, R6। अगर इस तरह से 6 रेजिस्टेंस आपको गिवन है तो पॉसिबिलिटी देखिएगा कि वो क्या हो, व्हीटस्टोन ब्रिज हो। ठीक है, तो ये सारे अगर मेरे को मन में हैं मेरे मतलब अल्टरनेटिव्स के व्हीटस्टोन ब्रिज हमको इस तरह से भी दिया हो सकता है, तो समझिए फिर सवाल हमारा जो भी सवाल होगा वो चुटकी में होगा। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये आपने कर लिए होंगे, इनको बच्चों एक बना लीजिए, नोट कर लीजिए हेडिंग डाल के, डिफरेंट और अल्टरनेटिव सर्किट अरेंजमेंट्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो अभी आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ, वो बहुत काम की चीज़ है कि यहाँ हमारा गैल्वेनोमीटर था। ठीक है, ये था हमारा गैल्वेनोमीटर, क्लियर, और यहाँ ए और बी के बीच में कनेक्ट थी हमारी बैटरी या सेल, क्लियर। तो अगर हम सपोज कीजिए यहाँ पर बैटरी या सेल कनेक्ट कर दें और जहाँ बैटरी कनेक्ट थी वहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दें, इन केस ऑफ बैलेंसिंग, मतलब जब व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस्ड है तब की बात है ये। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट लिख लीजिए, क्लियर। तो ये तो आपने कर लिए होंगे, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप पॉइंट नोट कीजिए कि in case of balanced Wheatstone bridge, in case of balanced Wheatstone bridge, if we interchanged positions of cell and galvanometer, then there will be no change in balancing of Wheatstone bridge. There will be no change in balancing of Wheatstone bridge. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। क्या कि अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, उस कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन में अगर हम गैल्वेनोमीटर की जगह पर हम सेल लगा दें और सेल वाली जगह पर गैल्वेनोमीटर लगा दें, तो उसकी कंडीशन में, बैलेंस्ड कंडीशन में कोई चेंज नहीं आता। तब भी आपका वो जो रिलेशन हमने निकाला था कि R1/R2 इक्वल होगा R3/R4 के, आप चाहें तो इसको करके देख सकते हैं। आप अप्लाई KVL, आप कैसे करेंगे, अप्लाई KVL लूप, इसमें KVL लगाएं, फिर इस वाली लूप में KVL लगाएं, एग्जैक्टली आपके सामने वही रिलेशन निकल के आ जाएगा, R1/R2 इक्वल टू R2/R3। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको कई जगह आगे जब हम मीटर ब्रिज पढ़ेंगे तो ये वहाँ पर भी मतलब काम आएगा पॉइंट कि बैलेंस कंडीशन में अगर हम सेल और गैल्वेनोमीटर की पोजीशंस को चेंज कर देते हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन में कोई चेंज नहीं आता। तो बच्चों, अब व्हीटस्टोन ब्रिज पर हम कुछ अच्छे से क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों, अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज के। तो जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है ये, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ x व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू दी 5 ओम रजिस्टर। ये जो आपका 5 ओम रजिस्टर है वो कह रहा है कि इस x की वैल्यू बताइए कब, जब इस 5 ओम रजिस्टर में करंट फ्लो ना हो रही हो तब। तो सिंपल है भाई, आप इसको छोड़िए, केवल इसको देखिए, इसमें करंट है नहीं, तो एक ये कितने रेजिस्टेंस हैं 5, तो एक ये आपके सामने जो बना हुआ है वो क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसमें कोई करंट है नहीं, इसका मतलब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो उसका मतलब x अपॉन 2 बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन x/2 इक्वल होना चाहिए 18/6 के। ठीक है, ये हो गया आपका 6 3 जा 18, सो x इक्वल टू 6 ओम। लो जी, सवाल खत्म। ठीक है, ये हो गया साहब। अब दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2।
इसमें ये सर्किट 1 है और ये सर्किट 2 है। पूरा सवाल समझा दे रहा हूँ पहले, ठीक है। तो पहले वाले सर्किट में यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और ये बैटरी की पोजीशन है। अभी मैंने आपको पॉइंट समझाया था, वही पॉइंट यूज होने वाला है इसमें, ठीक है। अब वो कह रहा है कि दूसरे सर्किट में व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है अभी, और उस बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर को पहुंचा दिया बैटरी वाली पोजीशन पे और बैटरी को पहुंचा दिया गैल्वेनोमीटर की पोजीशन पर, मतलब गैल्वेनोमीटर और सेल की पोजीशंस इंटरचेंज कर दी। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसा करते हैं हम, तो उसकी बैलेंस कंडीशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब फिर वो कह रहा है कि अगर ऐसा करके जब ऐसा कर देते हैं तो वो सर्किट 2 हो गया। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है R1 और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है आपका R2। तो वो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ R1 एंड R2। तो पहले यहाँ से R1 निकाल लेंगे, यहाँ से R2 निकाल लेंगे और R1 अपॉन R2 निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बैलेंस कंडीशन लगाओ, तो 4/6 इक्वल होना चाहिए R1 अपॉन 9K, ठीक है। तो यहाँ से R1 की वैल्यू आ जाएगी साहब 4/6 इंटू 9, तो 3 2 6 3 और ये हो जाएगा आपका 6 ओम, ठीक है। R1 की वैल्यू आ गई सब आपकी ये। सिमिलरली अब भी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है ना, फिर से वही कंडीशन लगा दो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो 6/R2 इक्वल होना चाहिए 12/88, 12/8 मतलब 6/4 मतलब 3/2, ठीक है। तो यहाँ से R2 की वैल्यू हो जाएगी साहब 2 × 6 डिवाइड बाई 3 मतलब 4 ओम, ठीक है। तो R1 की वैल्यू आ गई, R2 की वैल्यू आ गई, तो R1 रेशियो R2 हो जाएगा साहब आपका 6/4 बोले तो 3/2, 3:2 R1 और R2 का रेशियो हो गया। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। तो ये तो आपने कर ही लिए होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ अब। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है हमें, ठीक है ना, क्योंकि सिंपल से स्टार्टिंग इसलिए करनी चाहिए बच्चों जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर सिंपल सवाल ही करेगा आपकी, और कॉन्सेप्ट को मजबूत और रिफाइन आपका जो थोड़ा टफ सब क्वेश्चन होगा वो करेगा, ठीक है। अब साहब ये भी हो गया, तो इसको भी रब कर देता हूँ मैं। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। तो एग्जाम्पल नंबर 3 आपके सामने एज इट एज, अभी आपको याद होगा मैंने डिफरेंट अरेंजमेंट आपको बताए थे व्हीटस्टोन ब्रिज के, तो उन्हीं में से एक है आपका ये, है ना। तो ए और सी के बीच में बैटरी कनेक्ट है साहब, ये मान लेते हैं हमारा ए है और ये जो पॉइंट है हमारा ये आपका सी है। दोबारा से डिजाइन करते हैं इसको, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज जो जिससे हम कहते ना फैमिलियर हैं, ज़्यादा इंट्रोड्यूस्ड हैं, हम वो वाली इसी से बना के देखते हैं। तो ये ए और ये सी, इनसे बैटरी कनेक्ट कर दो, तो ये हो गई साहब आपकी बैटरी या सेल कनेक्ट, क्लियर। अब एक पॉइंट आपका यहाँ होता था, एक पॉइंट आपका यहाँ होता था, क्लियर है। तो एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा होता था, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ और एक रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में, क्लियर। तो आपका बी और डी, और अब समझ रहे हो ना, तो सी, ये सी और डी, मान लो ये है आपका डी, तो सी और डी के बीच में कनेक्ट हो गया साहब आपका ये वाला 4 ओम, ठीक है। अब साहब उसके बाद सी और बी के बीच में कनेक्ट है 2 ओम, तो सी ये मान लेते हैं बी, तो सी और बी के बीच में कनेक्ट हो गया ये हमारा 2 ओम। अब साहब क्या बचा, ए और डी, तो ए और डी के बीच में कनेक्ट है ये 2 ओम। भाई देखिए ये ए ये डी, तो ए और डी के बीच में कौन कनेक्ट है 2 ओम, तो ये हो गया आपका ए डी और ये हो गया 2 ओम। अब बचा कौन सा, ए बी, ए और बी के बीच में कनेक्ट है साहब ये 1 ओम, ठीक है। तो ये हो गया साहब आपका 1 ओम। अब बचा कौन सा, डी और बी, तो डी और बी के बीच में कनेक्ट है ये 5 ओम, ठीक है। तो ये हो गया साहब हमारा 5 ओम, बन गया आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, क्लियर। क्वेश्चन क्या है उसका कि कैलकुलेट द करंट ड्रोन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क, मतलब ये पूरा नेटवर्क, ये पूरा सर्किट
इस बैटरी से कितनी करंट ले रहा है, लेगा, आपको वो बताना है। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी बैटरी से कोई रेजिस्टेंस R कनेक्ट है, ठीक है, बैटरी का वोल्टेज है V और इसमें करंट है I, तो ओम्स लॉ से I होती है V बैटरी का वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस R, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जब हमें करंट निकालनी है तो I इक्वल टू V, तो V हो जाएगा आपका 4 और अपॉन में उस बैटरी से टोटल का मतलब इक्विवेलेंट, मतलब R इक्विवेलेंट, मतलब इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, हमें ये पता करना है पहले टोटल रेजिस्टेंस। क्योंकि अब ये VT स्टोन ब्रिज बन, अब देखो बच्चों, मैंने भी आपको क्या कहा था, ब्लाइंडली नहीं कहना है कि अरे ये तो VT स्टोन ब्रिज है, क्योंकि अनबैलेंस VT स्टोन ब्रिज भी हो सकता है, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, तो पहले चेक कर लें। देखो 2/1, 2/1, 4/2, ये भी क्या हो गया 2/1। तो कहने का मतलब दो एडजेसेंट रेजिस्टेंसेस का रेशियो अदर टू एडजेसेंट रेजिस्टेंसेस के इक्वल है, इसका मतलब ये बैलेंस VT स्टोन ब्रिज है। इसका मतलब इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं होगी तो इसका कोई यूज नहीं होगा। तो इसको अगर हम हटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब हमारे सर्किट पर, ठीक है। तो ये हमने हटा दिया था, रिमूव कर दिया, अब सिंपल सर्किट बन गया ये। तो देखो यहाँ से जब करंट जाएगी I, तो यहाँ पर A पर करंट डिवाइड होगी, इसमें गई I1 और इसमें गई साहब आपकी I2, इसमें पूरी ये I1 जाएगी, ठीक है, इसमें ये पूरी I2 जाएगी, ठीक है, इसमें I1 इसमें I1। इसका मतलब ये दोनों हो गए साहब हमारे सीरीज में, तो इन दोनों की जगह एक रख देंगे, 4 + 2 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6 ओम। सिमिलरली इसमें I2 है, इसमें भी I2 है, सेम करंट है, इसका मतलब ये दोनों हमारे सीरीज में है। तो 1 + 2 कहने का मतलब 3, तो इन दोनों की जगह रख दिया साहब हमने ये 3 ओम। और ये फिर कनेक्ट है हमारे किससे, 4 वोल्ट की बैटरी से, तो ये हो गया साहब हमारा 4 वोल्ट, ठीक है ना। अब साहब ये 3 ओम और ये 6 ओम बच्चों किस में हो गए, अब पैरेलल में, सिंपल दिख रहा है ना। तो R इक्विवेलेंट हो गया साहब इस पूरे VT स्टोन ब्रिज का पैरेलल में। 2 रेजिस्टेंस के लिए मैंने आपको बोला था ना, 2 रेजिस्टेंस के लिए आप याद रखिएगा क्योंकि उससे कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। क्या, R1 R2 अपॉन में R1 + R2, तो R1 कितना है 6 × 3 और अपॉन 6 + 3, तो ये हो जाएगा आपका 18/9 बोले तो 2 ओम, ठीक है। ये हो गया साहब इस पूरे VT स्टोन ब्रिज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और करंट पूछिए उसने, तो I = बैटरी का जो EMF है, मतलब वोल्टेज है, वो 4 वोल्ट है, तो 4 टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारा 2, इट मीन्स 2 एम्पियर इज द आंसर, ठीक है। तो ये हो गया साहब हमारा क्वेश्चन, क्लियर। तो बहुत सिंपल है, कहने का मतलब अगर मेरे को अरेंजमेंट पता है, तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। आगे करते हैं बच्चों। तो बच्चों इसमें अब है आपका एग्जाम्पल 4, और एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है, ये आपका CBSE में आ चुका है बोर्ड में, और ये कोई कह रहा है आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस X। इसमें सर्किट में ये एक अननोन रेजिस्टेंस है आपका X इन द फॉलोइंग सर्किट इफ नो करंट, आपको कंडीशन गिवन है, इफ नो करंट फ्लोज थ्रू द सेक्शन AO। ये जो आपकी ब्रांच है AO, मतलब ये जो 10 ओम वाला रेजिस्टेंस है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसका मतलब ये आगे चल के यूजलेस होने वाला है हमारे लिए, ठीक है। और ऑल्सो कैलकुलेट द करंट ड्रोन बाय द सर्किट फ्रॉम द बैटरी ऑफ EMF 6 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो करंट पूछा है कि ये पूरा सर्किट बैटरी से कितनी करंट ड्रॉ करेगा। तो अभी हमने करंट के लिए मैंने आपको बताया था कि करंट के लिए हमें सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना होगा। चलो वो तो बाद की बात है, पहले हमें X की वैल्यू पता करनी है। कब, जब इस ब्रांच AO में कोई करंट नहीं है। और आपको याद होगा कि अभी मैंने जो अरेंजमेंट बताए थे डिफरेंट VT स्टोन ब्रिज के, उनमें से एक ये भी था। तो आपके सामने ये नो डाउट, क्योंकि अभी तो हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि भाई ये VT स्टोन ब्रिज है, ठीक है ना। तो लेकिन जब ऐसी कोई कंडीशन है, इस तरह की कोई शेप दी हुई है ना, तो एक बार उसको बारीकी से चेक जरूर कर लें कि भाई ये कहीं VT स्टोन ब्रिज तो नहीं है। और फिर दूसरी बात, इसमें आपको ये भी दे रखा है कि इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें कोई करंट नहीं, तो इसको हटा देंगे बच्चे। ये यहाँ पर ये इसका मतलब ये हट गया, ये हट जाएगा इस तरह से। अब ये बना, ठीक है, इसको ऐसे फोल्ड कर दो इधर, तो VT स्टोन ब्रिज तो बन गया, 2 इधर 2 इधर हो गए, बीच में ये आपका बैटरी हो गई,
क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो अब साहब, तो ये है हमारा 10 ओम। तो सबसे पहले वो पॉइंट लीजिए जिनसे बैटरी कनेक्ट है, तो बी और सी के बीच में बैटरी कनेक्ट है। तो यहाँ पर साहब मैंने ये पॉइंट मान लिया बी और ये पॉइंट मान लिया मैंने सी, ठीक है, हाँ या ना। अब बचा कौन कौन सा, ओ और ए, ठीक है। तो एक पॉइंट मान लिया मैंने ए और एक पॉइंट मान लिया मैंने ओ, ठीक है। अब साहब बस देखते जाइए किस पॉइंट के बीच में क्या क्या है। तो बी और ए के बीच में है 2 ओम, तो बी और ए के बीच में हो गया साहब आपका ये 2 ओम, ठीक है। ए और सी के बीच में हो गया 4 ओम, तो ए और सी के बीच में हो गया ये आपका 4 ओम। अब साहब सी और ओ के बीच में है एक्स, तो सी और ओ के बीच में हो गया साहब आपका ये एक्स। और ओ और बी के बीच में, ओ और बी के बीच में हो गया 3 ओम, तो ओ और बी के बीच में हो गया साहब ये आपका 3 ओम। अब बचा ए और ओ, ए और ओ के बीच में हो गया ये आपका 10 ओम, ठीक है। और बी और सी के बीच में आपका ये है बैटरी और ये आपका रेजिस्टेंस 2.4 ओम और बैटरी हो गई सब आपकी 6 वोल्ट, ठीक है। अब एज पर क्वेश्चन ए ओ में कोई करंट नहीं है, इसका मतलब ये यूजलेस, क्लियर, ये यूजलेस हो गई। अब 2/3 रेशियो इन दोनों का 2/3, यहाँ पर देखिए 4/x है ना, क्योंकि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें कोई करंट नहीं है। इट मीन्स 2/3 इक्वल होना चाहिए 4/x के। सो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 3 × 4 / 2, तो ये हो जाएगा आपका 6 ओम। लो जी, ये तो आ गया आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब इसकी जगह पर हम रख सकते हैं अब 6 ओम, तो ये हो गया हमारा 6 ओम, x की वैल्यू 6 ओम, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बच्चों के ऑल्सो कैलकुलेट द करंट ड्रोन बाय द सर्किट फ्रॉम द बैटरी ऑफ EMF 6 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमें करंट निकालनी है, तो I = B/R, और R होता है कि बैटरी से टोटल जितना रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है। तो इसका मतलब हमें इस सर्किट का, मतलब इस पूरे सर्किट का, इंक्लूडिंग दिस, इसे मत भूल जाना, ठीक है, क्योंकि ये भी तो लगा हुआ है। तो पूरे सर्किट का हमको रेजिस्टेंस पता करना है। तो अब ये तो है ही नहीं, तो इसको खत्म करो यहाँ से। अब यहाँ से सब करंट जाएगी I, ये I1, ठीक है, ये I2, क्लियर। I1 पूरी फिर किस में जाएगी, ये 4 ओम में, I2 फिर ये पूरी किस में जाएगी साहब आपकी 6 ओम में, तो I1 इसमें भी I1। इट मीन्स ये दोनों हमारे सीरीज में हो गए, तो इन दोनों की जगह पर 1 रख देंगे, ठीक है। मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन आपको याद होगी, तो ये हो गया आपका 2 4 मतलब 6, ठीक है। फिर I2 इसमें I2 इसमें I2, ये दोनों सीरीज में हो गए, तो 3 + 6 मतलब 9 हो गया साहब। तो इन दोनों की जगह साहब हमने रख दिया ये 9 ओम, ठीक है। और ये हमारी बैटरी और ये 2.4 ओम, क्लियर। ये है बैटरी कितना, 6 वोल्ट। अब साहब 6 ओम और 9 ओम अगेन ये पैरेलल में हो गए, तो दो पैरेलल में R इक्विवेलेंट हो जाएगा साहब इनका पैरेलल का 6 × 9 और 6 + 9 बोले तो 54/15, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों की जगह पर हम इतना 1 रख सकते हैं, तो ये रख दिया साहब हमने इन दोनों की जगह पर 54/15, और ये हो गया साहब हमारा बैटरी और ये 2.4, क्लियर, ये हो गया 2.4 ओम और ये 6 वोल्ट की बैटरी। अब 2.4 और 54/15 ये हमारा किस्म हो गई सीरीज में। तो I = करंट हो जाएगी टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज हो गया आपका 6 और अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा साहब, इसको कर लेते हैं 54/15, तो ये हो जाएगा 345, ठीक है, तो 9, ठीक है, और 0.0, तो ये हो गया 3.6 और 2.4, ठीक है। 3.6 और 2.4 हो जाएगा आपका 7, 3.6 और 2.4 7, सॉरी 6, ठीक है ना, 10 6, ये हो गया आपका 6,
ठीक है, 6/6 इक्वल टू 1 एम्पियर। तो पूरे सर्किट में करंट आ गई आपकी 1 एम्पियर। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं है, देखने में मतलब खतरनाक लग रहा होगा कि भाई यार ये कैसे करेंगे, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, लॉजिक क्लियर है, तो कुछ नहीं है, ठीक है बच्चों। अब हम बच्चों बढ़ते हैं एक ऐसे सर्किट की तरफ जिसमें आपके दो व्हीटस्टोन ब्रिज होंगे, मतलब एक सिंगल सर्किट के अंदर दो व्हीटस्टोन ब्रिज होंगे, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अब उसको देखते हैं। तो बच्चों अब है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ टू व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब एक ऐसा सर्किट आपको गिवन होगा जिसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें दो व्हीटस्टोन ब्रिज आपको गिवन होंगे, और अगर आपने वो चीज़ पकड़ ली तो समझिए आपका सवाल हो गया। जैसे आपके सामने एक सर्किट गिवन है और उसमें क्वेश्चन है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब बच्चों हम इसको देख रहे हैं कि भाई ए और बी के बीच हमें रेजिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालें। सर्किट को देख के हम घबरा गए, ठीक है ना। तो हमें डरना नहीं है। तो हमने देखा, देखिए ध्यान से, 5 और 10 का रेशियो 1/2, 10 और 20 का रेशियो 1/2, मतलब ये एडजेसेंट साइड्स के रेशियो इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये 10, एक व्हीटस्टोन ब्रिज तो ये हो गया, ये वाला, समझ रहे हैं आप। उसके बाद दूसरा व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा ये वाला, दूसरा व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा ये वाला, सपोज ये वाला, सॉरी, ठीक है ना। 10/20 और 15/30, तो 1/2 1/2। इसका मतलब इस सर्किट में ये दोनों रेजिस्टेंस आपके यूजलेस हैं। भाई बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो ये वाला रेजिस्टेंस करंट थोड़ी जाएगी, तो इन दोनों को हटा दो। अब 5, 10, 15 ये तीनों किस्म हो गई सीरीज में, तो 5, 10, 15 मतलब 25, 30 और 10, 20, 30 और 60। कहने का मतलब ये आपका 30 और नीचे आपका ये 60। अब ये किस्म हो गए बच्चों पैरेलल में, और दो रेजिस्टेंस का पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 कितना हो गया आपका 30 × 60 और अपॉन में 30 प्लस 60, तो ये हो जाएगा आपका 1800 अपॉन 90, ठीक है, ये कैंसिल, तो ये आ गया आपका 20 ओम। सवाल खत्म, ठीक है। तो बच्चों आज ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, और क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है व्हीटस्टोन ब्रिज की कॉन्सेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन होना चाहिए, है ना। तो देखिए ये तीनों मिलके एक साइड बना देंगे, ये तीनों मिलके एक साइड बना देंगे, ये तीनों मिलके एक साइड, ये तीनों मिलके एक साइड, तो 1 2 3 4 और 5 व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। तो इनको देखो भाई, यहाँ से जो भी करंट डिवाइड होगी ए से, वो करंट कुछ इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी, तो जो करंट इसमें जाएगी वही करंट तो इसमें जाएगी। कहने का मतलब ये R और ये R दोनों सीरीज में है, R प्लस R 2R, और ये 2R और ये R दोनों किस्म हो जाएंगे पैरेलल में, है ना। तो R और 2R ये पैरेलल में हो गए, तो R × 2R और अपॉन में आपका 3R, तो R से एक R कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2R/3। कहने का मतलब इन तीनों की जगह पर मैं रख सकता हूं यहाँ 2R/3, ठीक है। ये हो गया था मेरा 2R/3। सिमिलरली ये तीनों मिलके 2R/3, ठीक है। सिमिलरली ये तीनों मिलके 2R/3 और ये तीनों मिलके 2R/3, और ये हो गया सब हमारा R, ठीक है। तो 2R/3 अपॉन 2R/3, 2R/3 अपॉन 2R/3 1 1। कहने का मतलब जो रेशियो इनका है वही रेशियो इनका है, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका मतलब इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो अब साहब ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया। ए और बी के बीच में मान लो एक बैटरी कनेक्ट है, ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट निकालना है, तो यहाँ से जब करंट जाएगी तो I1 और इधर I2, ये पूरी I1 इधर चली जाएगी, ये पूरी I2 उधर चली जाएगी, मतलब ये दोनों सीरीज में हो गए और इधर ये दोनों सीरीज में हो गए। तो 2R/3 मतलब 4R/3 और 4R/3 और 4R/3 और 4R/3 हमारे किस में हो गए पैरेलल में। तो 4R/3 × 4R/3 और ये हो जाएगा आपका 4R/3 प्लस 4R/3 मतलब 8R/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा सब आपका 16R² अपॉन 9 और 3/8R, क्लियर।
तो आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा सब आपका 3, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 2R/3 आंसर। ठीक है, तो इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है बच्चों वो है आपका 2R/3। तो सर्किट देखने में अजीबोगरीब लग सकता है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको फटाफट से पकड़ लेंगे और चीज़ बहुत आसान हो जाती है अगर हमारी कॉन्सेप्ट नीट एंड क्लीन है तो बच्चों आज हमने व्हीटस्टोन ब्रिज को डिस्कस किया, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 व्हीटस्टोन ब्रिज और कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।